नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। बढ़ते हैं खबरों की ओर। आज से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश व्यापी दौरे की शुरुआत कर रहे हैं। उनके निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक सीएम बघेल सबसे पहले सरगुजा संभाग का दौरा करेंगे। इसके बाद सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर वहां के लोगों और रहवासियों से मुलाकात करेंगे और सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं का फीडबैक भी लेंगे। दौरे के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के किन्हीं भी 3 गाँव में पहुंचेंगे और गाँव, तहसीलों, जनपद कार्यालयों, स्कूलों, आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य केंद्रों के अवलोकन सहित अन्य विकास योजनाओं की प्रगति का जायजा भी लेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज से अपने प्रदेश व्यापी दौरे पर निकल गए हैं। आज उनके तय कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बलरामपुर के सामरी विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे। यहां कुसमी, शंकरगढ़, बरियो और राजपुर गांव पहुंचकर स्थानीय निवासियों से मुलाकात करेंगे और शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी लेंगे। साथ ही विधायकों के जो रिपोर्ट कार्ड तैयार हुए हैं उनसे जुड़े फीडबैक भी सीएम भूपेश बघेल लेंगे। कामकाज का सरलीकरण हुआ है। अब इन सेवाओं के माध्यम से आपकी सरकार आपके द्वार तक पहुंच रही है। सरगुजा संभाग में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दौरे से पहले मंत्री शिव कुमार डहरिया ने सरगुजा क्षेत्र में जाकर अपने विभागों की जानकारी ली। सरगुजा संभाग के बाद सीएम बघेल बस्तर संभाग के दौरे पर रवाना होने वाले हैं। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव आज से बस्तर संभाग के 3 दिवसीय दौरे पर रवाना हो गए। मंत्री सिंहदेव यहां उनके विभाग संबंधी विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करेंगे। साथ ही स्थानीय निवासियों से मुलाकात कर फीडबैक भी लेंगे। अंबिकापुर शहर में सर्व ब्राह्मण समाज सरगुजा द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में रथ पर सवार भगवान परशुराम का रूप धारण किया गया। साथ ही काफी संख्या में समाज के लोग इस शोभा यात्रा में शामिल हुए। सर्वप्रथम बौरीपारा स्थित भगवान परशुराम मंदिर में समाज के लोगों द्वारा पूजा अर्चना की गई, जिसके बाद दोपहर गांधी चौक स्थित दुर्गा मंदिर में समाज के लोग एकत्रित होकर शोभा यात्रा किए। सैकड़ों की संख्या में शामिल समाज के लोगों ने भगवान परशुराम के संदेश लोगों तक पहुंचा। वहीं बताया गया कि दुर्गा मंदिर से शुरू हुई यह शोभा यात्रा भगवान परशुराम के मंदिर में समाप्त होगी, जहां पूजा अर्चना और भंडारे का आयोजन किया जाएगा। शहर के मार्गों में निकली यह शोभा यात्रा का जगह जगह लोगों द्वारा स्वागत भी किया गया। जगह जगह पे सभी समाज के लोग स्वागत कर रहे हैं। भगवान परशुराम की अपार कृपा है। देखिए प्रकृति में भी उनका कितना बड़ा पकड़ है कि आज इतना धूप था, इतनी गर्मी थी और उसको भगवान परशुराम ने उसको भी शांत किया। और इसी तरह भगवान परशुराम सबका कल्याण करें, उसी उद्देश्य को लेके भगवान परशुराम का ये जन्मोत्सव मनाया जाता है। और हम सब इसी कतारबद्ध चलते हुए अपने भगवान परशुराम जी के मंदिर स्थल पे जाके हमारा वहाँ पूजन, हवन और महाआरती के बाद कार्यक्रम का वहाँ पे भंडारा होगा और उसके बाद हमारे कार्यक्रम का समापन होगा। अक्षय तृतीया यानी अक्ति पर्व की धूम ग्रामीण अंचलों में देखते ही बनती है। इसी क्रम में धमतरी जिले के ग्राम कोलियारी में भी छोटे छोटे बच्चों और महिलाओं ने उत्साहपूर्वक इस त्योहार में गुड्डे गुड़ियों का विवाह संपन्न कराकर इस पर्व के परंपरा का निर्वहन किया। बच्चे अपने अपने स्तर पर वैवाहिक कार्य के संपूर्ण कार्यों जैसे कार्ड बांटना, बाजा, माइक, टेंट से मंडप को सुसज्जित कर नियम पूर्वक तेल, मायन, बारात, स्वागत और धर्म टीका जैसे रस्मों को पूर्ण कर आगंतुकों के जलपान, खीर की व्यवस्था की। इस अवसर पर बच्चों के अक्ति विवाह कार्यक्रम में अपने गृहग्राम के विभिन्न स्थलों पर पहुंचकर ब्लॉक युवा कांग्रेस भखारा के अध्यक्ष राजू साहू ने बच्चों को अक्ति पर्व की बधाई, शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए कहा कि यह पर्व बच्चों में हिंदू परंपरा के निर्वहन का मार्ग प्रशस्त करने वाला है। रायपुर के कृषि विश्वविद्यालय परिसर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बीते दिन कुछ अलग ही अंदाज में नजर आए। मुख्यमंत्री ने किसान की तरह ही ट्रैक्टर चलाया और खेतों की जुताई और बुआई भी की। इसके बाद विश्वविद्यालय के सभागृह में आयोजित सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उनके साथ कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, कृषक कल्याण परिषद के अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर गिरीश चंदेल, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, वैज्ञानिक और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। इस दौरान कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय के नवनिर्मित भवन और जैविक दूध उत्पादन हेतु डेयरी का लोकार्पण भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया। का आयोजन, अक्ति त्योहार का भी आयोजन
माटी भूमि मिट्टी के पूजन भी हम लोग किए। धरती हमारी माता है, छत्तीसगढ़ को भी हम मातारी के रूप में पूजते हैं। तो आज अक्ति इससे बड़ा कोई त्यौहार नहीं हो सकता माटी पूजन के लिए, क्योंकि किसान वर्षों से बीज लेके खेत में जाते हैं, पूजा अर्चन करते हैं, बीज छिड़कते हैं और खेत की जुताई करते हैं, अच्छी फसल की कामना करते हैं। तो माटी पूजन का इससे बढ़िया त्यौहार नहीं हो सकता। आज लोग ग्लोबल वार्मिंग से, क्लाइमेट चेंज से परेशान हो रहे हैं, तो प्रकृति से जुड़ने का एक प्रयास, मिट्टी को भी हम माता के रूप में पूजें, लेकिन ये भी ध्यान रखें कि उस मिट्टी में डाल क्या रहे हैं। जितना हम केमिकल फर्टिलाइज़र, केमिकल पेस्टिसाइड जितना प्रयोग करेंगे, उतना ही हमारे प्रकृति को नुकसान पहुंचेगा, मिट्टी को नुकसान पहुंचेगा और अंत में मानव में उसका असर दिखाई देगा, चाहे वो शारीरिक हो चाहे मानसिक हो। इसलिए मिट्टी के स्वास्थ्य के ऊपर विशेष रूप से हम लोग को ध्यान देना है। जैविक खेती। रायपुर के डूमतराई थोक बाजार में कारोबारी पुत्रों की दबंगई का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि बिल्डर दिलीप रहेजा के 2 बेटों ने लिफ्ट रिपेयरिंग से जुड़े मामूली विवाद पर लिफ्ट कर्मचारी की हत्या कर दी, तो वहीं लिफ्ट कर्मचारी के बेटे से भी मारपीट की गई है। पूरा मामला रायपुर के डूमतराई मेडिकल कॉम्प्लेक्स का है। जानकारी देते हुए रायपुर शहर एएसपी तारकेश्वर पटेल ने बताया कि कोटा निवासी मनोज भालाधरे, जो कि लिफ्ट लगाने का काम करता है, उन्हें और उनके पुत्र कुणाल भालाधरे के साथ कारोबारी दिलीप रहेजा के दोनों पुत्रों द्वारा मारपीट की गई, जिससे कि मनोज की मृत्यु हो गई है। उन्होंने बताया कि माना थाने में मामले की शिकायत दर्ज कर ली गई है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। देखिए, माना थाने की घटना है ये। वहाँ पे मेडिकल कॉम्प्लेक्स के पास, देवपुरी के पास की घटना है। यहाँ पे मृतक मनोज भालाधरे और उसका पुत्र वहाँ पे गए थे। ये लिफ्ट लगाने का काम करते हैं। वहाँ पे उन्होंने लिफ्ट लगाया था और उसके बाद उसमें कुछ दिक्कत आई थी, तो मेंटेनेंस के लिए ये लोग गए थे। तो वहाँ पे जो लिफ्ट लगवाया था दिलीप रहेजा के द्वारा यहाँ पे लिफ्ट लगवाया गया था, तो उसके बेटों के साथ में इनका विवाद हुआ, जिस पर उसके दिलीप रहेजा के बेटों ने इनके साथ में हाथ मुक्का से धक्का मुक्की करके मारपीट किया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई मौके पे। और उसके बाद में इसके बेटे के साथ में भी मारपीट हुई है, जिसको हल्की चोटें आई हैं, इलाजरत है। इसमें हत्या का अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। आरोपियों का पता तलाश किया जा रहा है। हाँ, आरोपियों का पता तलाश किया जा रहा है। राजधानी रायपुर में ठगी के मामले कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। रोज ही शहर के अलग अलग थानों में धोखाधड़ी के मामले सामने आ रहे हैं। फिर एक बार शहर के खमतराई इलाके में बीमा कराने के नाम पर 49 लाख से अधिक की धोखाधड़ी की गई है। जानकारी देते हुए रायपुर शहर एएसपी तारकेश्वर पटेल ने बताया कि पीड़ित द्वारा मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में पॉलिसी ली गई, जिसमें बोनस दिलाने की बात कहकर 49 लाख रुपए से अधिक की ठगी की गई है। उन्होंने बताया कि खमतराई थाने में मामले की शिकायत दर्ज कर ली गई और आरोपियों की तलाश जारी है। खमतराई थाना क्षेत्र में धोखाधड़ी का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसमें प्रार्थी और उसकी पत्नी के द्वारा आदित्य बिरला का और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का इंश्योरेंस लिया गया था। इसमें उसके पास फ़ोन आया कि बोनस दिलाने के नाम पे फ़ोन किया और बोनस दिलाने के नाम पे ठगी करके कई बार में लगभग 49 लाख रुपए इनसे फर्जी खाते में जमा करा लिए गए, जिसमें प्रार्थी को जब अंदेशा हुआ तो उसने पुलिस में शिकायत कराई और पुलिस में इसमें अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। आरोपियों का पता तलाश किया जा रहा है। धमतरी जिले के मगरलोड विकास खंड के वनांचल इलाके में इन दिनों तेंदुपत्ता तोड़ने का कार्य तेजी से जारी है, जिससे ग्रामीणों को रोजगार के अवसर भी मिलने लगे हैं। बता दें कि ग्राम बिरझुली में वनोपज प्राथमिक साख समिति मर्यादित के द्वारा तेंदुपत्ता खरीदने का कार्य 1 मई से शुरू किया गया, जहां 11 लाख तेंदुपत्ता खरीदने का शासन लक्ष्य रखे हैं। इस खरीदी केंद्र में बिरझुली, आलेखूटा, गोबरा पठार, छलकनी, मगौद गाँव के कुल 600 हितग्राहियों को तेंदुपत्ता खरीदी का लाभ मिल रहा है। इंटक का 75वां स्थापना दिवस मनाया गया। सरगुजा जिले में संगठन मजदूरों के हितों के लिए यह कार्य करता है। भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक का 75वां स्थापना दिवस राजीव भवन सरगुजा में मनाया गया। दरअसल यह संगठन मजदूरों के हितों और उनको न्याय दिलाने के लिए कार्य करता है। इस अवसर पर इंटक जिला अध्यक्ष के नए कार्यालय का भी उद्घाटन किया गया। और हमेशा उनके हित के लिए खड़े रहेंगे, उनके न्याय के लिए खड़े रहेंगे।
परमवीर। जय श्यामवीर। इंटक के आज 75वें स्थापना दिवस पर कांग्रेस भवन में यूथ इंटक के सभी साथी यहाँ उपस्थित हैं, ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं और हम सब मिल के आज ये स्थापना दिवस मना रहे हैं और ये संकल्प ले रहे हैं कि पूरे छत्तीसगढ़ के मजदूरों के हित के लिए सदैव काम करते रहेंगे। हम लोग यहाँ राजीव भवन में इंटक मजदूर कांग्रेस इंटक का 75वां अधिवेशन है, जन्म दिवस है। आज स्थापना हुई थी आज के दिन 3 मई 1947 को। उसी के स्थापना दिवस को मनाने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हमारे साथ हमारे मजदूर इंटक के चारों विंग के टीम भी हैं, उसके सभी अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष भी हैं, महिला टीम भी हैं, उर्मिला कुशवाहा जी भी हैं। और हम लोग का सौभाग्य का बात है कि आज राजीव भवन में हम लोग का एक रूम भी बुक हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बीते दिन राजधानी रायपुर और दुर्ग जिले में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। उन्होंने सुबह रायपुर के ईदगाह भाटा मैदान से अपने दौरे की शुरुआत की। ईदगाह भाटा मैदान में आयोजित ईद उल फितर कार्यक्रम में शामिल होकर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को ईद की बधाई दी। रोजा रखने के बाद कठिन तपस्या कह सकते हैं। भीषण गर्मी में 30-30 रोजा रखना कोई आसान काम नहीं है और बहुत ही कठिन उन्होंने तप किया है। और आज ईद है और ईद के इस मुबारक अवसर पर सभी मुस्लिम भाई बहनों को मैं मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। देश के अमन चैन के लिए, समाज की शांति के लिए सब लोग प्रार्थना करें कि देश तरक्की के रास्ते पे चले। यही इस अवसर पर मैं कहना चाहूँगा। आज अक्षय तृतीया भी है और माटी त्यौहार भी हम लोग मनाते हैं। छत्तीसगढ़ में कृषि कार्य आज से ही प्रारंभ होता है। और तीसरा आज परशुराम जयंती, भगवान परशुराम जी की जयंती है। मैं उसकी भी पूरे प्रदेशवासियों को खूब बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीते दिन रायपुर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के खेत से धान बुआई की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने ट्रैक्टर चलाकर सीड ड्रिल मशीन से बुआई भी की। इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने माटी और ठाकुर देवता की पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना भी की। बता दें कि अक्ति के दिन ही छत्तीसगढ़ में धान बुआई की शुरुआत की जाती है। अक्ति तिहार अक्षय तृतीया के दिन आज यहाँ पर माटी पूजन दिवस मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अभी कुछ देर पहले ही माटी पूजा कर यहाँ पर बुआई की शुरुआत की। आप देख सकते हैं अभी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पर खुद ट्रैक्टर चलाकर बुआई की शुरुआत कर रहे हैं। माना जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन से यहाँ पर बुआई की शुरुआत होती है और आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद यहाँ पर बुआई की शुरुआत किए हैं। इसके बाद ट्रैक्टर चलाकर ये आप देख सकते हैं खुद ही बुआई की शुरुआत कर रहे हैं। खुद उन्होंने ट्रैक्टर में ड्राइविंग सीट संभाली हुई है और इसके बाद बुआई के बाद यहाँ पर ट्रैक्टर चलाकर खेती का मुआयना कर रहे हैं। खेती में जिस तरह से किसान बुआई करते हैं उस तरह की बुआई यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री ने बुआई की है।
जरिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अभी बीज की रोपाई कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये ट्रैक्टर में पीछे मशीन लगाई गई है। इस मशीन के जरिए अब यहाँ पर रोपाई का काम जारी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद इसके कमान संभाले हुए हैं और आधुनिक तरीके से यहाँ पर जो है रोपाई का कार्यक्रम चल रहा है। जिस तरह देख सकते हैं कुछ देर पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुद ट्रैक्टर चलाकर यहाँ किसानों की भांति मिंजाई किया था। इसके बाद अब रोपाई का काम भी यहाँ पर खुद अपने हाथों से कर रहे हैं। और यहाँ पर जिस तरह से आज से माना जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन से बुआई की शुरुआत होती है, तो यहाँ पर खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने हाथों से बुआई की शुरुआत कर दी है। और आज से अक्षय तृतीया के दिन से यहाँ पर बुआई की शुरुआत किसान करना शुरू कर देते हैं। काजों को बढ़ाने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार काम कर रहे हैं और आज माटी दिवस के अक्ति के दिन माटी पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था और ये हमारी परंपरा है जिसका निर्वहन मैंने भी किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिन्होंने आज एक बड़ी शुरुआत किया। अक्ति तिहार यहाँ पर मनाया जा रहा है माटी पूजन दिवस के दिन। यहाँ पर जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ट्रैक्टर चलाकर लोगों से अपील की है कि माटी दिवस त्योहार के रूप में इसे मनाया जाए और जिस तरह से किसानों के रूप में बड़ा काम करते हैं। और आज भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ी शुरुआत यहाँ पर छत्तीसगढ़ परंपरा को बढ़ाने के लिए किया है। कैमरा पर्सन होरीलाल साहू के साथ अंकित मिश्रा की रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज रायपुर। प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को 5% अतिरिक्त महंगाई भत्ता देने की मुख्यमंत्री की घोषणा पर अमल शुरू हो गया है। वित्त विभाग ने आदेश जारी कर 24 घंटे के भीतर 5% अतिरिक्त महंगाई भत्ते देने का निर्देश दिया है। सरकार के इस फैसले के बाद अब कर्मचारियों को 22% महंगाई भत्ता मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन कर्मचारी केंद्र के समान 34% महंगाई भत्ता देने की मांग कर रहे हैं, जिसका समर्थन नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने किया है और कहा है कि केंद्र सरकार 34% डीए दे रही है। कई राज्य भी अपने कर्मचारियों को 34% डीए दे रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में सिर्फ 17% डीए दिया जा रहा है। उन्होंने मांग की है कि छत्तीसगढ़ में भी केंद्र के समान महंगाई भत्ता दिया जाए। आज केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को 34% डीए दे रही है। कई प्रदेशों ने इसकी स्वीकृति दे दी है। छत्तीसगढ़ प्रदेश 17% डीए में चल रही है। बमुश्किल 5% डीए बढ़ाने की घोषणा की और हम देखेंगे तो केंद्र से सारी बातों पर छत्तीसगढ़ की सरकार एक उदाहरण देने का प्रयास करते हैं कि डीए की जब बात आती है तो पीछे क्यों हट रही है। जब आप आर्थिक स्थिति मजबूत होने की बात करते हैं, बाजार की बात करते हैं, बाकी सब चीज़ों का उल्लेख करते हैं, तो क्या राज्य सरकार के कर्मचारी गुनाह किए हैं और केंद्र सरकार के कर्मचारी को जो मिल रहे हैं उससे आधा भी ना मिले? तो इस प्रकार से जो राज्य सरकार के कर्मचारी को प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है उचित नहीं है। 34% डीए का अधिकारी है, 34% डीए उनको मिलनी चाहिए। बेरोजगारी दर कम करने की दिशा में छत्तीसगढ़ के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है। देश में सबसे कम बेरोजगारी दर के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में छत्तीसगढ़ शीर्ष दूसरे स्थान पर आ गया है। बीते दिनों सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा आंकड़ा जारी किया गया, जहां अप्रैल 2022 में छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर 0.6% दर्ज की गई है, जो कि राज्य के इतिहास में अब तक का सबसे न्यूनतम स्तर है। CMIEE द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में 0.2% के साथ हिमाचल प्रदेश को पहला स्थान तो 0.6% के साथ छत्तीसगढ़ को दूसरा स्थान मिला है। लेलुंगा में 2 अज्ञात लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। पोकड़ेगा जंगल में एक व्यक्ति की लाश जली हुई हालत में मिली, वहीं दूसरी लाश बेसकी मूड़ा के जंगल में मिली। शव 5 से 7 दिन पुरानी बताई जा रही है। सूरजपुर के कुदरगढ़ पुलिस चौकी इलाका के भंवरखो गांव में एक व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी की हत्या कर लाश को घर पर छिपाने का मामला सामने आया है। दरअसल भंवरखो निवासी गंगाबाई का उसके पति के साथ विवाद हुआ। उस समय वह नशे में था और गुस्से में अपनी पत्नी पर डंडे से वार कर हत्या कर दिया। इसके बाद 2 दिनों तक शव को घर पर ही रखा। गाँव वालों को जब इसकी भनक लगी तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सूचना मिला कि कैलाश सिंह अपनी औरत को मार के मरवा दिया है। सूचना पर हम लोग मौके पर आए, देखे पूछताछ किए गाँव वालों को, तो ये पाया गया कि कैलाश सिंह अपनी पत्नी के साथ विवाद करके हाथ में लाठी डंडा से मार कर हत्या कर दिया है और अपने
पत्नी की मृतिका जो है गंगा सिंह, उसकी शव को खटिया में रख कर सुला दिया है। रिपोर्ट पर मर क्रमांक 174 CRPC कायम किया गया है, तो सदीरों में ही अपराध धारा 302 IPC का कायम कर विवेचना में दिया गया है। विवेचना जारी है और जो आरोपी है कैलाश सिंह अपने कस्टडी में है। आगे की कार्रवाई किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में पर्यटन को विकसित करने के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। राम वन गमन पथ को इस दिशा में बड़े कदम के तौर पर देखा जा रहा है। इसके साथ ही प्रदेश के जंगल, झरनों और अन्य वाटर बॉडी को पर्यटकों के लिए सुगम बनाने और सुविधाओं को विकसित करने के क्या-क्या प्रयास हो रहे हैं, इस पर हमारे सहयोगी आशीष तिवारी ने पर्यटन बोर्ड के MD अनिल साहू से खास बातचीत की। VIP न्यूज़ में इस वक्त बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हम उनका परिचय कराते हैं। उससे पहले हम छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ में हमेशा कहा जाता है कि पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, बस उसे संवारने का या सहेजने की थोड़ी सी ज़रूरत है। संभावनाएं बहुत हैं, उन्हीं संभावनाओं को या ज़मीन पर उतारने का जिन पर बीड़ा है पर्यटन विभाग के MD इस वक्त हमारे साथ हैं अनिल साहू जी। सर, आपको बहुत स्वागत है। आपका धन्यवाद। सर, छत्तीसगढ़ में टूरिज़्म को लेकर हमेशा ही कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा संभावना है। इसे आगे बढ़ाने के लिए या इसे मतलब ज़्यादा लोगों को मतलब यहाँ तक आकर्षित करने के लिए क्या प्रयास अभी किए जा रहे हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ जो प्रदेश है हमारा, एक तो वनवाहल प्रदेश है। हमारी प्राकृतिक सौंदर्य, हमारे राज्य का, हमारे जो वाटर बॉडीज़ हैं, हमारे आदिवासी संस्कृति है, हमारे लोक संस्कृति है, ये सारे इसकी विशेषताएं हैं। और इसमें विगत दिनों जो प्रयास हुए हैं, खास करके आपको जानकारी होगी, एक तो रिलीजियस टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए राम वनगमन पर्यटन परिपथ का अवधारणा की गई माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा। और ये संभवतः छत्तीसगढ़ पहला ऐसा प्रदेश है जो कि इस दिशा में काम कर रही है। और हमारे जो पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश है, वहाँ भी इसके प्रयास हुए थे, पर वहाँ कुछ फलीभूत अभी तक नहीं हुआ है। जबकि हम यहाँ इसके तहत 3 डेस्टिनेशंस को हम कवर कर चुके हैं। प्रदेश के 9 ऐसे प्रमुख स्थल हैं। उत्तर में सीतामढ़ी, हरचौका, रामगढ़ से लेकर दक्षिण में रामारम तक 9 ऐसे प्रमुख स्थल हैं। उसमें और भी कुछ स्थल अभी जुड़ रहे हैं। तो इसमें जहाँ भगवान राम के चरण पड़े थे वनगमन के दौरान, उसमें एक तो रामायण इंटरप्रिटेशन सेंटर प्लस जो यात्री की सुविधा, उनके लिए सुविधाएं जैसे टॉयलेट हो गए, कैफेटेरिया हो गया, वहाँ जो भी अवशेष भगवान के हैं उसका जीर्णोद्धार हुआ। नदी तट बहुत सारे हैं, जैसे महानदी तट में अपने राजिम हैं प्लस शिवनारायण है, इसके सौंदर्यीकरण हो गए। जो भगवान राम की भव्य प्रतिमा थीम वाइज, जहाँ शिवरी नारायण में माता सबरी से बेर खाते हुए, राजिम में भगवान शिव का पूजा करते हुए, इस अवधारणा पे पूरा इसको ले रहा है। आखिर अभी सिहावा के DPR बन गया है, तो सिहावा नगरी में भी काम जल्दी चालू हो रहा है। तो ये तो एक एस्पेक्ट रहा। दूसरा, आपको ध्यान होगा जो चित्रकूट, हमारे जो इंद्रावती में जलप्रपात, जिसको कि भारत का न्यायगरा कहते हैं, तो इस तरह के हमारे जो करीब 13 डेस्टिनेशंस जो कि ट्राइबल सर्किट के तहत ये इनका विकास किया था। और ये भी एक मेजर जो हमारे एक एकोमोडेशन जो टूरिस्ट के लिए प्रदान करता, साथ में उसमें जो लोकल आर्टिसंस हैं उनके लिए एक वर्कशॉप प्लस उनके रहने के लिए सुविधा, ये सब भी उसमें प्रावधान किया। अभी लेटेस्ट जो हुआ है मैनपाट में हुआ है। तो ये भी एक हमारे जो पर्यटक सुविधा बढ़ाने के लिए दिशा में जो प्रयास कर रहे हैं, उसका एक प्रतिफल है। और हाल ही में आप जो सुने हैं कि बहुत सारे हमारे जल भंडार हैं, डैम्स हैं, जहाँ की वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए एक जल संसाधन विभाग की तरफ से उसमें सहमति मिल चुका है। तो इसमें ऐसे 9 जलाशय हैं। कोरबा में तो मेजर है, 2 जगह तो चल ही रहे हैं, गंगरेल में और सतरंगा में। तो बाकी 7 जलाशय से और हैं जहाँ की हम वाटर स्पोर्ट्स का उसमें विस्तार करने वाले हैं। बहुत जल्दी इसमें टेंडर वगैरह होंगे। और कुछ ऐसे रिसोर्ट्स भी आ रहे हैं, जैसे खूंटा घाट के लिए आज ही अभी विगत सप्ताह मिला, उसके लिए हमें अनापत्ति मिल गया सिंचाई विभाग से। तो खूंटा घाट जलाशय में भी ऐसे कॉटेजेस, पर्यटक सुविधाओं के साथ एक आइलैंड में रेस्टोरेंट, उसका भी काम चालू हो रहा है। सतरंगा में जो कैपेसिटी हमारा है उसको और बढ़ा रहे हैं उसमें। और सतरंगा में जो SCCL से हमें CSR से कुछ फंड मिले हैं, जहाँ के हम जो मोटर बोट की संख्या वहाँ बढ़ा रहे हैं।
अपने जो पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए। इस तरह के प्रयास हमारे पूरे प्रदेश में चल रहे हैं और इसके आगे चल के आपको एक और भी जल्दी देखने को मिलेगा। जो हमारे बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ की निजी जो फार्म हाउस हो गया, बाकी ऐसे संरचनाएं होगी जो कि होम स्टे के लिए देना चाहते हैं। जो भी टूरिस्ट बाहर से आते हैं, होटलों में और रिसोर्ट्स में रुकने के बजाय कई लोग चाहते हैं ग्रामीण परिवेश में रहें, और ग्रामीण परिवेश जो बने हुए बंगले हैं, फार्म हाउस हैं, तो उसको हम रजिस्टर करने की कार्रवाई चालू किए हैं। वो आगे होम स्टेज के तहत टूरिस्ट को मिलेंगे और वो काफ़ी रियायती दर में भी होंगे और उसमें एक छत्तीसगढ़ी रहन सहन, संस्कृति, खान पान के भी इनको और भी नज़दीकी से उसमें उनको टूरिस्ट जो आएंगे उनको जानकारी मिलेगी। जैसे छत्तीसगढ़ के टूरिस्ट प्लेस जो हैं उत्तर से लेके दक्षिण तक फैले हुए हैं, लेकिन एक चुनौती अक्सर पर्यटक के सामने रहती है कनेक्टिविटी की। उसको दूर करने के लिए, मतलब कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए किस तरह के प्रयास हो सकते हैं? कनेक्टिविटी के से इसमें तो क्योंकि हमारे प्रदेश में मुख्यतः रोड का नेटवर्क ही है, रेल नेटवर्क सीमित है, एयरपोर्ट रायपुर मेजर एयरपोर्ट है, बाकी 2 जगदलपुर और जो बिलासपुर हैं, ये भी बहुत बड़े एयरपोर्ट नहीं है। तो मेजर हमारे जो डेस्टिनेशन रोड से कनेक्टेड है। तो इसमें हम लोग यहाँ जो टूर ट्रैवल ऑपरेटर्स हैं उनको रोप इन कर रहे हैं, उनको ये कर रहे हैं कि इसके लिए जो भी टूरिस्ट आ रहे हैं, हमारे पंजीकृत इनको जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्हीं के माध्यम से एक टूरिस्ट को कम से कम एक डिपेंडेबल ट्रांसपोर्ट मिले और वाहन चालक भी ऐसे प्रोवाइड हो जो कि उनको गाइड कर पाए। तो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के काफ़ी हम सहायता इसमें ले रहे हैं और अधिकतर टूरिस्ट जो आ रहे हैं उनको तो हम गाइड करते हैं कि आप अगर बस्तर के लिए जाना है तो आइए रायपुर से फ़्लाइट लेकर बस्तर चले जाइए। बस्तर में लोकल आपको ट्रैवल टूर ऑपरेटर्स से आप सारे संसाधन मिल सकते हैं। अपने स्तर से हम 2 मिनी बसें हमारे पास हैं जहाँ की स्पेशल कहीं ऐसे डिमांड आया तो वहाँ हम उसको उपलब्ध कराते हैं। और बाकी नेटवर्क जो है अभी तक जो डिपेंडेंट है रोड ट्रैवल पे, कुछ हम लोग प्रयास करेंगे जो कैरावैन टूरिज़्म कहते हैं। तो कैरावैन के लिए भी कुछ टूरिस्ट जो ट्रैवल एजेंसी से मेरी बात हुई है, यहाँ 2 तो उपलब्ध हैं रायपुर और कांकेर में, और भी इसमें ऐसे कैरावैन की संख्या बढ़ाएं ताकि क्योंकि जो टूरिस्ट कुछ लोग कैंपिंग करना चाहते हैं, होटल मोटल में ना रुक के अपना कैरावैन में ही जहाँ की टॉयलेट की सुविधा सारी कुछ हो उसी में ट्रैवल करना चाहते हैं, तो उनको ऐसे कैरावैन उपलब्ध कराने के लिए प्रयास हो रहे हैं। और कुछ बहुत सारे रिसोर्ट्स में जो हम सुविधा दे रहे हैं, जो कोई हाइकिंग के लिए आते हैं, जो क्लाइंबिंग हिल क्लाइंबिंग करते हैं या फिर एडवेंचर स्पोर्ट्स बाइकिंग में जाते हैं, तो ऐसे लोगों को टेंटेड एकोमोडेशन उनके अगर प्रीवियस डिमांड रहे कि हमें सब यहाँ इतने चाहिए कि 20 टेंट चाहिए, 25 टेंट चाहिए, तो उसमें उनकी डिमांड के हिसाब से उनको टेंट्स भी उपलब्ध करा रहे हैं। ताकि मान लीजिए कोई शिवनाथ नदी किनारे कहीं स्पॉट में नाइट कैंप करना चाहते हैं तो उसमें एडवांस इंटीमेशन में रहेगा तो वहाँ टेंटेड वहाँ एकोमोडेशन की सुविधा वहाँ दे सकते हैं। तो मोस्टली रोड ट्रैवलर्स के लिए हमारा छत्तीसगढ़ जो एक स्वर्ग है, जो रेल नेटवर्क की जो थोड़ा जो उसमें कमी है तो उसको पूरा ये रोड ट्रैवल करता है। और ये एक अच्छा है कि इसमें आप और भी प्रदेश के जो कोना कोना आप डिस्कवर कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, और भी स्थानीय संस्कृति से लोगों से और परिचित होने का ये अवसर देता है। सर, पिछली सरकार ने भी काफ़ी सारे मोटल्स बनवाए थे, जिनमें से कई सारे मोटल्स खुले, कई मोटल खुल नहीं पाए हैं, तो उनको फिर रीओपन करने के लिए किस तरह के प्रयास हो रहे हैं? क्या कुछ योजना बनी है? ऐसे जो होटल मोटल बने थे पहले संचालित तो रहे, फिर विभिन्न कारणों से हो सकता है लोकेशन बहुत अच्छा नहीं था या फिर उसमें संचालन में कोई दिक्कत आई होगी, तो धीरे धीरे ये ऐसे हमारे लगभग 16 होटल मोटल हैं जो कि संचालन से अभी बाहर हो गए हैं, पर अभी अस्तित्व में हैं, और 14 होटल मोटल जो भी संचालित हो रहे हैं टूरिज़्म बोर्ड द्वारा। और ओवरऑल हमें बोर्ड को इसमें जो सालाना लगभग 2 करोड़ के आसपास, 2 करोड़ से थोड़ा अधिक ये आय होता है। तो इनके एक्चुअली बेहतर प्रबंधन के लिए और इनमें और भी सुविधाएं विकसित करने के लिए बोर्ड के पास उतना संसाधन नहीं है कि हम इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकें। तो इसके लिए हम निजी निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए एक प्रयास था जिसमें कि शासन के उसमें सामने रखा गया, और अभी जो निर्णय हुए हैं उसी परिप्रेक्ष्य में हुए हैं, और इसको जल्दी ही अभी शर्तें तैयार हो रहे हैं और उसमें इनको दीर्घकालीन लीज में देने की कार्रवाई प्रारंभ की गई है।
और इससे उम्मीद ये है कि जो हमारे जो मोटल अभी संचालन नहीं है अच्छे लोकेशन में, ये भी इनमें भी एक संचालन तो चालू होगा ही, और भी अतिरिक्त सुविधाएं भी आएंगी। इनको डेवलपमेंट राइट्स के साथ हम दे रहे हैं। और साथ में जो संचालित ऑलरेडी होटल हैं तो वहाँ भी जैसे रूम कैपेसिटी बढ़ाना है, कहीं स्विमिंग पूल बनाना है, कहीं और चिल्ड्रंस प्ले एरिया बनाना है, कुछ और स्पोर्ट डेवलप करना है, तो इसमें कई तरह की चीज़ें उसमें आ सकते हैं निजी निवेशक आएंगे तो इससे एक तो संचालन में हमें एक पार्टनर मिल जाएंगे, दूसरा हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे नए जो प्रॉपर्टीज़, नए रिसोर्ट्स, नए डेस्टिनेशंस में उनको डेवलप करने के लिए हम अपना ध्यान देंगे, जो कि संसाधन मिलेंगे। तो ये दोनों के लिए, निजी निवेशक के लिए भी मुझे लगता है फ़ायदेमंद होगा, और टूरिज्म बोर्ड के लिए तो होगा ही फ़ायदेमंद। बहुत धन्यवाद सर। तो छत्तीसगढ़ जहां धार्मिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक हर तरह के पर्यटन की संभावना है, उसे और निखारने का काम ये बोर्ड कर रहा है। हमारी शुभकामनाएं हैं सर के साथ, और हमें पूरी उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ सुंदर है और बेहद खूबसूरत बन के बाहर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब रहेगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए VIP न्यूज़ के साथ। नमस्कार।